पढ़ रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आज हम उसी क्रम में आगे देखते हैं वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। देखिए, वाहित मल के जल में शहरों एवं कस्बों से निकली हुई गंदगी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, पशु तथा मानव के मल और इनमें उपस्थित जो है बहुत से जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं। देखिए, बस्ती के समस्त वाहित मल का एक ही निष्कासन स्थान होना उचित होता है, जो नदी के उस भाग में खुलता है जो शहर की आबादी के बाहर आता है। यदि बस्ती के पास नदी ना हो तब निष्कासन बस्ती से दूर किसी ऐसे झील, तालाब इत्यादि में किया जा सकता है जिसका जल मनुष्य और पशुओं के काम में ना आता हो। यदि बस्ती के बाहर काफ़ी मात्रा में खाली भूमि हो, वहाँ भी गंदा जल निकाला जा सकता है, जिसमें से कुछ जल जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है और कुछ भूमिगत हो जाता है। नदी, तालाब, झीलों में डाले जाने वाले मल मूत्र में उनके जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वहाँ पर रहने वाली मछलियों के मरने की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वाहित मल को जल में डालने से पहले जो है उसको शुद्ध किया जाए। अब जो वाहित मल वाहित जल जो शुद्ध किया जा रहा है, शुद्ध करने के लिए जो है कुछ विधियां हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। तो भाई देखिए, अगर से जो नदियों इत्यादि का जो वाहित जल है, जैसे कस्बों में देखा जाए तो नगर पालिका में क्या है, नालियों के माध्यम से थोड़ा नालियाँ जा करके जो है नदियों में गिर जाते हैं। अगर से जहाँ नदियाँ नहीं होंगी वहाँ जो आसपास के जो तालाब होंगे, झील होंगे, वहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है, या फिर वैसे खुले हुए मृदा में इनको छोड़ दिया जाए, वहाँ पर भी जो है क्या होगा, इनका जो इसमें अपशिष्ट है उनका विघटन हो जाएगा। देखिए, अब इस जल का जो है हम शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि भाई जो जल है, अब इस जल के शुद्धिकरण के लिए जो है कुछ अवस्थाएं हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्टियरी ट्रीटमेंट। हम इसको 3 अवस्थाओं में बांट करके जो है देखते हैं। तो देखिए, जो प्राथमिक अवस्था है कि वाहित मल का शुद्धिकरण कैसे किया जाए, जो नालियों इत्यादि के द्वारा बहता है। देखिए, इस अवस्था में जल में तैर रहे जो कागज है, प्लास्टिक है, अपशिष्ट है, बोतल आदि को जो है विशेष छन्नों के द्वारा छान करके अलग कर लेते हैं, और छोटे छोटे निलंबित कण जो होते हैं ये इनको जो है बैठने दिया जाता है। भाई इनको क्या करेंगे, हम बैठने देंगे, और इस क्रिया में जो है लग जाते हैं कुल 2 से 10 घंटे। देखिए, यहाँ पर ये इस माध्यम से यहाँ प्रवेश किया, बड़े बड़े हौज हैं, प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के बाद जब ये टैंक में आएगा तो टैंक में क्या होगा, जो उसमें निलंबित कण है, कागज, प्लास्टिक, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ से इसको आगे कहाँ भेजेंगे, इसको आगे जो है भेज देते हैं। देखिए, यहाँ अगला टैंक दिखाया गया है। तो अगले टैंक में क्या होता है कि इसमें जो तरल अवशेष है, भाई देखिए यहाँ पर है ना ग्रिफ्ट चैम्बर, और यहाँ पर क्या हुआ, ये बैठ जाएगा और स्लग जो है बाहर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जब ये अगले स्टेप में प्रवेश करता है, यानी कि जो इसकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो इसमें देखते हैं कि तरल अवशेष को डाइजेस्टर टैंक में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, जो इसका तरल अवशेष है ये कहाँ चला आएगा, डाइजेस्टर में चला आएगा, है ना। और यहाँ पर जो उपस्थित बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब जो है कार्बनिक पदार्थ का अक्षीय विघटन करते हैं इस डाइजेस्टर टैंक में। और टैंक में उपस्थित विभिन्न पदार्थ जो है गाढ़े तरल, भाई जब यहाँ पर होगा तो ये गाढ़े तरल के रूप में हो जाएगा, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्लग कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो गाढ़ा पदार्थ होता है इसमें बैठने की क्रिया मंद होती है। अब इसको हम तीव्र करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भाई वायु प्रवेश करते हैं। इसको तीव्र करने के लिए जो है इस टैंक में क्या किया जाएगा, वायु प्रवेश किया जाएगा, मार्ग यही होगा, वायु प्रविष्ट करते हैं। तो जब वायु प्रविष्ट होगी तो वायु प्रविष्ट होने के कारण से वायु में तमाम प्रकार की गैसें, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ये मुक्त होती हैं, है ना, तथा सल्फेट, नाइट्रोजन, फास्फेट
आदि भी जो है ये क्या करेंगे, ये जल आदि में बनते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद जो है कुछ पदार्थ तो यहाँ नीचे बैठ जाएगा, कुछ पदार्थ क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। इसको हम कहते हैं बैठ जाता है, इसे अनाक्सीय डाइजेस्टर में भेजा जाता है। कहाँ भेजेंगे, जो अनाक्सीय डाइजेस्टर है उस अनाक्सीय डाइजेस्टर में भेज देंगे। यहाँ देखिए इरेक्शन टैंक में भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ रही बात ना, इन गैसों तथा अन्य वाष्पशील यौगिकों में जो है इनका परिवर्तन कर दिया जाता है। और विभिन्न वाहितमल शुद्धिकरण संयंत्र जो है ये छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए जो यहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए जो तृतीय प्रावस्था यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इस मार्ग से जो है प्रवेश किया है, प्रवेश करने के बाद कागज इत्यादि जो है ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। अब धीरे धीरे यहाँ 2 से 8 घंटे में जो है क्या हो जाएगा, इसका जो अपशिष्ट है ये यहाँ पर बैठ जाएगा, जो जल जैसा अपशिष्ट बैठ जाएगा। अब इसको हम ले लेते हैं डाइजेस्टर टैंक में, क्रिया मंद होती है तो यहाँ से वायु प्रविष्ट करा देते हैं और जिसके कारण से ये क्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो तृतीयक अवस्था है, तृतीयक अवस्था में क्या होगा, तृतीयक अवस्था में जो यहाँ पर द्वितीयक प्रावस्था में जो बना हुआ जल है इसको निकाल करके जो है फिर से छानेंगे, निकाल करके तृतीयक अवस्था में ले आकर के देखो फिर क्या कर लेते हैं, फिर छान लेते हैं। और इस टैंक में क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, इस टैंक में जो है क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं, प्रभावित करेंगे, जिसकी सांद्रता जो है 1 से 2 ppm होती है। अब देखिए इस जल को पीने में प्रयुक्त तो नहीं करते भाई, यहाँ पर जो है क्लोरीन गैस प्रभावित कर देंगे। जब क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, अब देखा जाए क्लोरीन गैस पर, लेकिन इस जल का उपयोग जो हम पीने में नहीं करते हैं, जल तो शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रीटमेंट है, टर्टियरी ट्रीटमेंट है, इस टर्टियरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, यहाँ से जो है क्लोरीन गैस प्रभावित कर दिया। कौन सा गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया गया। अब जब क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित करेंगे, देखिए जो गैस है यहाँ पर तो आया ही आया है, यहाँ पर तो आया ही आया है, लेकिन यहाँ से ये देखिए क्रमबद्ध रूप से ये जाएगा बाहर, इसी तरीके से यहाँ ये गैस जो है बाहर जाता रहेगा। ठीक है, निकल जाए। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन गैस को प्रभावित किया। अब देखते हैं इस जल को हम पीने में प्रयुक्त तब भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जल, इस जल का उपयोग जो है सिंचाई इत्यादि के लिए जो है हम कर सकते हैं, या बड़े बड़े जलाशयों में, नदियों में छोड़ दिया जाता है। और जो स्लग होता है ये स्लग सूख जाएगा, सूखने के बाद जो इसको गड्ढों में दबा देते हैं और फिर कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए वाहित मल की गंदगी तथा शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एक विशेष प्रकार के खुले हुए तालाबों में भी किया जा सकता है, जैसे तालाबों में ऑक्सीकरण ताल अथवा निरीक्षण ताल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो ये बताया जा रहा है कि इसके लिए जैसे टैंक दिया गया तो छोटे टैंक नहीं, बड़े बड़े टैंक ले लिए जाते हैं, बनाया गया। देखिए यहाँ लिया गया, लेने के बाद जो इसको विभिन्न टैंकों से होकर के गुजारते हैं। गुजारने का मतलब ये है कि जो इसके अपशिष्ट है ये जा करके जो है टैंक में कुछ समय रुकेंगे, वहाँ पर क्या होगा, ये बैठते रहते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया इत्यादि हैं जो इनका विघटन भी करते रहेंगे, और इनमें जो गाढ़ा पदार्थ होगा, देखिए यहाँ नीचे लगा कि गाढ़ा पदार्थ तो नीचे की तरफ ये जा करके बैठ करके ये स्लग का निर्माण कर लेते हैं, और ये स्लग जो है बाद में मृदा इत्यादि में जो है बैक्टीरिया इत्यादि जो है इनका विघटन कर दिया जाता है। यहाँ पर जो जल बचेगा, जैसे ये तो हुआ ना, बड़े पदार्थ जो है बैठ जाएंगे, वायु ना जो ठोस होंगे, और जो जल होगा जल आगे बढ़ता रहेगा। अब जल जो है आगे बढ़ता रहेगा तो ये जल क्या हो जाएगा भाई, जल धीरे धीरे जल के जो अपशिष्ट हैं ये बैठते रहेंगे, देखिए बैठते रहेंगे। अब ये आकर के यहाँ स्लग का निर्माण कर लिए, और जो जल है जल ये आगे टैंकों में बढ़ता रहेगा। अब इसी टैंक में जो हम क्लोरीन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जल जो है कुछ शुद्ध हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन डाल करके इस जल को जो हम पीने में इसका उपयोग नहीं कर सकते, सिंचाई इत्यादि में। या एक तो ये है, या फिर बड़े बड़े तालाबों में भी वही कर सकते हैं भाई। तालाब हो, जल छोड़ दिया जाए, बड़ा तालाब है तो कुछ दिन पड़ा रहेगा, जो उसके ठोस कण होते हैं वो उसी तालाब में बैठ जाते हैं, और जल क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला जल होता है स्लग नीचे बैठा रहेगा, कुछ समय के बाद उनका विघटन हो जाएगा, और विघटन होने के बाद जो है ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर से इसमें इसी तरीके से इनकी अनियमितता बनी रह जाए, क्या हो जाए भाई, इसमें बराबर जल आता रहेगा तो वो जल जो है फिर क्या हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रह जाएगा। कहने मतलब वो जल जो है
पीने योग्य नहीं रहेगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी भाई, वहाँ पर जो है बार बार विघटन हो, जिसके कारण से क्या होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये विधि रही। देखिए फिर हम अगला देख लेते हैं। अगला है ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो ऊर्जा उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, और जैव नियंत्रक कारक के रूप में भी जो है सूक्ष्म जीवों या कीटकनाशी का उपयोग करते हैं। देखिए ऊर्जा उत्पादन में क्या है, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवी। देखिए बायोगैस उत्पादन, बायोगैस जो है एक अनाक्षीय क्रिया है जो वायुरोधक बंद टैंक में होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र या डाइजेस्टर कहते हैं। देखिए इस संयंत्र में मुख्य रूप से एक बड़ा टैंक होता है, जिसमें एक तरफ जो है छिद्र पाया जाता है जो ढक्कन से बंद होता है। ठीक है, टैंक का 3/4 भाग जो है भूमिगत होता है। टैंक का 3/4 भाग क्या होगा, भूमिगत ढक्कन में रखा जाता है, और जिसमें क्षेत्र में के द्वारा जो है गोबर तथा अन्य जीव निरर्थक पदार्थ व कुछ जल इत्यादि को समय समय पर डालते रहते हैं, और गोबर में सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन से उत्पन्न गैस ईंधन के रूप में जो है प्रयुक्त की जाती है। तो इस तरीके से देखिए किण्वन जो है मुख्य रूप से बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें बैक्टीरिया है मेथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु, यानी जो गोबर का किण्वन करते हैं, गोबर का जो क्या होता है, किण्वन जो करते हैं बैक्टीरिया, कौन से, मेथेनोबैक्टीरियम ये है, बैक्टीरिया है, मेथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, देख लेते हैं इसके चित्र के द्वारा हम। हाँ देखिए, हम जो संयंत्र यहाँ पर लिए हैं, इस संयंत्र में क्या है, बायोगैस उत्पादन जो होती है ये अनाक्षी क्रिया है। वायुरोधक जो है बंद टैंक होता है, क्या है, जिसको बायोगैस संयंत्र या डाइजेस्टर कहते हैं। अब देखते हैं, इस संयंत्र में मुख्य रूप से एक बड़ा टैंक होगा। देखिए यहाँ पर एक बड़ा टैंक होता है, जिसमें एक और छिद्र होता है और एक और ढक्कन से बंद होता है। टैंक का 3/4 भाग भूमिगत होता है। देखिए टैंक का 3/4 भाग क्या होगा, भूमिगत रखा जाता है, और छिद्र के द्वारा गोबर, देखिए ये है ना भाई, 3/4 भाग क्या है भाई, ये रखा गया, बड़ा बड़ा टैंक ये बड़ा टैंक बनाया गया, 3/4 भाग जो इसके अंदर है और कुछ भाग जो इसका ऊपर है ना। अब देखते हैं इसमें छिद्र के द्वारा जो इसमें क्या डालते हैं, गोबर तथा अन्य निरर्थक पदार्थ डालते हैं, यहाँ से डालेंगे, और कुछ जल भी जो होते हैं क्या करेंगे, कुछ जल जो है यहाँ कर, देखिए यहाँ से जो है इसमें क्या कुछ निरर्थक पदार्थ और जल जो है इसमें डालते रहते हैं।
इस टैंक के अंदर जो है समय समय पर क्या 3/4 भाग जो है इसके अंदर रखा गया और कुछ भाग जो है ऊपर रखा गया। अब इसमें से क्या डालते रहेंगे, गोबर और जल की मात्रा जो है समय समय पर डालते रहेंगे। गोबर में जो गोबर है, यहाँ पर गोबर क्या होगा, सूक्ष्मजीवियों को, देखिए ये टैंक लिया गया है, ठीक, जो टैंक लिया गया 3/4 भाग भूमि में है और ऊपर होता है। अब इस टैंक में देखते क्या है, यहाँ पर एक छिद्र होगा, छिद्र में यहाँ देखिए एक पात्र लगाया गया है, छूट बनाया गया है, जिसमें गोबर और जल जो है समय समय पर डालते रहते हैं। अब यहाँ पहुँचेगा तो इस गोबर का जो है क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। कौन करेगा, बैक्टीरिया करते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा। देखिए बायोगैस मीथेन 50 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का ये मिश्रण होती है। अपशिष्ट गैसों की 50% ज्वलनशील ऊर्जा को मीथेन में बदला जाता है। बायोगैस का थर्मल मूल्य जो होता है ना, ये जो थर्मल मूल्य होता है इसका 23 से 28 mJ मीटर स्क्वायर होता है। देखिए बायोगैस के लाभ क्या होते हैं, तो यानी कि इसमें संयंत्र में कुछ है नहीं, 3/4 भाग भूमि के अंदर, कुछ भाग ऊपर होता है। एक तरफ से हमने क्या डाला, जल और गोबर डालते हैं, टैंक में आएगा, इसको इसके द्वारा डाइजेस्टर जो लगाया है इसके द्वारा हम मिलाते रहेंगे, मिलाएंगे तो यहाँ से क्या निकलता है, गैस बाहर की तरफ निकलती रहेगी, ठीक है। यही गैस जो है इस मार्ग से बाहर निकलती है और जो इसके स्लग हैं ये स्लग आकर के जो है यहाँ पर एकत्र होते रहते हैं। बायोगैस जो है ये प्रदूषण रहित नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत होता है या ऊर्जा रूपांतरण का भी जो है प्रभावी उपाय होता है। वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखता है या विकेंद्रीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत होता है या ग्रामीण अंचल में रोजगार प्रेरक होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, है ना। इसमें कमियां हैं। कमियां क्या है कि बायोगैस संयंत्र को सभी स्थानों पर लगाना जो है संभव नहीं होता है। बायोगैस में उपस्थित कुछ गैसें धातु पदार्थों से क्रिया करके जो है उनका जो है धातु पदार्थों से क्रिया कर लेते हैं, उनका जो अपचय हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़े औद्योगिक स्तर पर ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा की अपेक्षा जो है अधिक आकर्षक नहीं होता है। तो ये है, तो इसमें है कुछ नहीं। देखिए हमने क्या किया है, पात्र लिया है। अब जो पात्र डाइजेस्टर है 3/4 भाग भूमि के अंदर, एक भाग ऊपर। यहाँ देखिए क्या लगा है, एक तरफ से जो छिद्र है, इस छिद्र में हमने क्या डालते हैं, गोबर और जल डालते हैं। इस डाइजेस्टर के द्वारा जो है इसको मिलाते हैं और जो स्लग होगा यहाँ बाहर आ जाता है। यहाँ से क्या निकलती है, गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो यही है इसमें, ठीक।